नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा को लेकर पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बड़ा बयान दिया है। श्रृंगला ने कहा कि ट्रंप प्रशासन का दूसरा कार्यकाल अभी शुरू ही हुआ है और राष्ट्रपति ट्रंप को दोबारा शपथ लिए मुश्किल से 4 महीने ही हुए और ऐसे में जेडी वेंस एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में सामने आए हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के दृष्टिकोण को न केवल अमेरिका के भीतर बल्कि वैश्विक मंच पर भी स्पष्टता से रख सकते हैं। श्रृंगला ने यह कहा कि जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं और इस वजह से उनका भारत से खास संबंध भी है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोकप्रिय और सक्षम नेताओं की जरूरत है जो भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सके और जेडी वेंस इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और ईसाई समुदाय के लिए एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। पोप फ्रांसिस का सोमवार को यानी कि 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने वेटिकन सिटी के कासा सांता मार्टा स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। पोप फ्रांसिस, जिनका असली नाम जॉर्ज मारियो बोर्गिलियो है और उन्होंने साल 2013 में कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु के पद पर जो है उन्हें स्थापित किया गया। उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और वे पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने करुणा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय को लेकर चर्च की दिशा में कई अहम बदलाव भी किए। उनकी सादगी और लोगों के बीच सहजता से घुलने मिलने की प्रवृत्ति ने उन्हें पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया था। पोप फ्रांसिस के निधन की खबर से दुनिया भर के ईसाई समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है। वेटिकन सिटी द्वारा उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी जो है वो शुरू कर दी गई है और दुनिया भर से श्रद्धांजलि देने वालों का सिलसिला जारी है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। यह बुक जिलों का समग्र विकास और चुनिंदा नवाचार पर केंद्रित है जिन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसी बुक के जरिए देश भर में बेहतर प्रशासनिक कार्यों और नवाचारों को साझा किया गया है जिससे दूसरे जिलों को भी प्रेरणा मिल सके। सरकार का मानना है कि ऐसे प्रयास प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी और जवाबदेह बनाएंगे। विमोचन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों की सराहना भी की है। बढ़ते आगे। मुंबई के मालाड पूर्व स्थित अप्पापाड़ा में पंडित दीनदयाल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल एवं कनिष्ठ महाविद्यालय में वार्षिक स्पोर्ट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया और इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले शिक्षकों को भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया। इस भव्य आयोजन की संचालिका डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह रही जिन्होंने मंच का संचालन करते हुए बच्चों को और शिक्षकों का उत्साहवर्धन भी किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे आरएस अधिकारी समीर वानखेड़े जिन्होंने छात्रों और शिक्षकों का सम्मान करते हुए सभी को प्रोत्साहित किया। अपने संबोधन में समीर वानखेड़े ने खासतौर पर मुंबई में बढ़ते ड्रग्स के सेवन और बिक्री पर चिंता जताई। उन्होंने छात्रों को नशे से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि नशा बच्चों और युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। समीर वानखेड़े ने अपनी बातों से छात्रों को नशे के खिलाफ जागरूक किया और समाज को इस दिशा में मिलकर काम करने की अपील भी की। और बिहार के सुपौल में नए वक्फ कानून के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। 28 अप्रैल को जिले स्तर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इस संबंध में एक बैठक सुपौल शहर में जो है ईदगाह स्थित नूरानी मस्जिद में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता हाजी मोहम्मद
एहसानुल हक ने की। बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि इमारत शरिया यानी बिहार, झारखंड, उड़ीसा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर 28 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए हाजी एहसानुल हक ने कहा कि नया वक्फ कानून मुसलमानों के हित में नहीं है और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने साफ किया कि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहेगा और इसका उद्देश्य आम जनता को इस कानून के प्रभाव से अवगत कराना है। बैठक में मौजूद सचिव मोहम्मद जमाउल दीन ने बताया कि इस कार्यक्रम में तकरीबन 50,000 लोगों की शामिल होने की संभावना है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विरोध प्रदर्शन सुपौल ईदगाह से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरेगा और वक्फ कानून से जुड़ी परेशानियों को जनता के सामने रखा जाएगा। और इस अहम बैठक में काजी अबुल कासिम रहमानी, मिन्नतुल्लाह रहमानी, प्रोफेसर इनामुल होदा, मोहम्मद जावेद अख्तर, मोहम्मद अताउर रहमान, मोहम्मद रजा हुसैन, सादिक अख्तर, मुफ्ती निहाल नदवी, इमाम अकबर कासमी, इमाम सलीम नदवी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी 13 जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और इस बैठक का उद्देश्य अलग अलग जिलों में चल रही योजनाओं की समीक्षा करना और प्रशासनिक कामकाज की प्रगति पर चर्चा करना था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर काम में पारदर्शिता, तेजी और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में राज्य के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, जन कल्याण योजनाओं और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने अफसरों को जनता से सीधे संवाद बढ़ाने और समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह बहुत ही दुख की बात है। राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश और उनकी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति इस तरह का झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं। यह बेहद निंदनीय है। फडणवीस ने यह भी कहा कि बार बार चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी की मानसिक स्थिति पर इसका असर पड़ा है और शायद यही कारण है कि वह इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई देशभक्त इस तरह से अपने देश को विदेश में बदनाम नहीं करता है। मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी का इस तरह का व्यवहार उनके चरित्र पर सवाल खड़े करता है और इससे उनका पद छोटा होता जाएगा। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवालिया निशान उठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाके बदनाम नहीं करता। राहुल गांधी जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान इसके कारण खड़ा हुआ है। ऐसी चीजें करने की जगह वो जनता में और बिहार के मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री और राजद नेता चंद्रशेखर ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर तीखा हमला बोला है। मौका था मोतिहारी के छौड़ादानों में आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती का, जहां चंद्रशेखर मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने मांझी पर जमकर निशाना साधा और उनकी एक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि ये पाखंडियों का है बाप। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब मांझी मुख्यमंत्री थे तब मंदिर में जाने के बाद मंदिर को गंगाजल से धुलवाया गया था, लेकिन आज वही मांझी उन्हीं लोगों का झूठा पत्तल उठा रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री का यह बयान अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
बढ़ते हैं आगे। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 माओवादियों को मार गिराया है और इस कार्रवाई को झारखंड जगुआर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मारे गए माओवादियों में 3 शीर्ष नक्सली जो है वो शामिल है। विवेक उर्फ प्रयाग माझी, अरविंद यादव और साहेब राम माझी। सुरक्षा बलों को इस दौरान 4 INSS राइफल और 1 SLR समेत कई हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ सुबह 5:30 बजे शुरू हुई और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक चली और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इसको लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य पुलिस के पास अब हर नक्सली की पूरी जानकारी और लोकेशन भी है। ऐसे में जो लोग अब भी हथियार लेकर घूम रहे हैं उनके लिए यह सख्त संदेश है। उन्होंने कहा कि ये लोग अगर शांति चाहते हैं तो झारखंड की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाएं और सरेंडर करें, क्योंकि अब बचना मुश्किल है। झारखंड पुलिस के लिए एक बहुत सफलतापूर्वक दिन है आज, और हमारी जांबाज फोर्सेस ने आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है। और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 SLR, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं। और 3 टॉप नक्सली जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग माझी, अरविंद यादव और साहेब राम माझी, मैं रिपीट करता हूं, विवेक उर्फ प्रयाग माझी, अरविंद यादव और साहेब राम माझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी JJ, हमारी जिला पुलिस और हमारी CRPF, ये तीनों ने मिलकर के इस जॉइंट ऑपरेशन को किया। सुबह 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला। और हम लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि जो मेन ग्रुप के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसके आसपास में चारों दिशा से हम लोगों ने एक कट ऑफ फोर्स लगा रखी थी ताकि कोई भी उग्रवादी भागने नहीं पाए। ये जो पूरा दस्ता था करीब 16 से 17 लोगों का था ये, और इसमें से टॉप 3 नक्सली मारे गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोबरा, जो मेन स्ट्राइक फोर्स थी वो CRP की कोबरा यूनिट थी जिसने फायरिंग करके उग्रवादियों को मार गिराया। झारखंड पुलिस के लिए एक बहुत सफलतापूर्वक दिन है आज, और हमारी जांबाज फोर्सेस ने आज माओवादियों के और मुंबई के भांडुप इलाके से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने हाथ में तलवार लेकर सड़क पर जमकर तांडव मचाया। घटना के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया और जब ये शख्स सामने आ रही हर गाड़ी पर हमला करने लगा तो इस दौरान जो है ये तस्वीरें भी सामने आई। वहीं तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसने एक बस की जो है बस पर जो है तलवार से वार कर उसका आगे का शीशा तोड़ दिया और इसके बाद उसने एक ऑटो रिक्शा और एक पानी के टैंकर पर भी हमला कर उन्हें नुकसान पहुंचाया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही भांडुप पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम मीत चंदानिया है, जिससे अब पूछताछ की जा रही है कि उसने ऐसा कदम आखिर क्यों उठाया। फिलहाल आरोपी से जुड़ी मानसिक स्थिति और मंशा की जांच भी की जा रही है। और मुंबई में पानी की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए पालघर के गारगाई डैम प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार से अब आखिरी परमिशन मिल गई है। और इस अहम मौके पर कांदिवली विधानसभा के विधायक अतुल भातखलकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का धन्यवाद करते हुए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। विधायक ने बताया कि मुंबई में पानी की रोजाना की कटौती और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इस डैम का बनना जो है वो बेहद जरूरी हो गया है। गारगाई डैम के बनने से मुंबई को रोजाना 11,62,36,000 गैलन पानी मिलेगा, जिससे मुंबई वासियों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। यह डैम परियोजना पहले देवेंद्र फडणवीस की पिछली सरकार में मंजूरी मिली थी इसे, लेकिन पिछली सरकार में इसे रोक दिया गया था और अब फडणवीस सरकार ने इसे फिर से आगे बढ़ाते हुए आखिरी परमिशन दी है। और विधायक अतुल भातखलकर ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था और कहा कि इस प्रोजेक्ट से मुंबई में पानी की जो समस्या है वो उसका अस्थायी समाधान हो पाएगा। गारगाई धरण ज्याच्यामुळे मुंबईकरांची पुढची 25 वर्षाची पाण्याची तहान भागणार आहे
आणि ज्या धरणाचा प्रकल्प हा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये आदित्य ठाकरेंनी रद्द केला होता, त्या प्रकल्पाला अंतिम मान्यता काल माननीय देवेंद्रजींच्या सरकारने दिली आणि त्यामुळे मुंबईकरांची सर्वात मोठी समस्या, ज्या प्रकल्पामुळे मुंबईकरांना रोज 11,62,00,000 काही हजार गॅलन पाणी हे रोज मिळणार आहे, त्या प्रकल्पाच्या मान्यतेबद्दल आज आम्ही धन्यवाद देवा भाऊ ही स्वाक्षरी मोहीम या ठिकाणी चालू केलेली आहे. कारण या मुंबई शहराचे प्रश्न, मग ते मेट्रोचे असतील, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टीवासियांना पक्क घर देण्याचं असेल किंवा आजचा गारगाई धरण हे पुन्हा एकदा. और वहीं बसोई की मीरा भयंदर नगर निगम के खेल परिसर स्थित स्विमिंग पूल में 11 साल के लड़के की डूबने से मौत हो गई। यह घटना रविवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है, जब ग्रंथ मुथा नामक बच्चा तैरने के लिए स्विमिंग पूल में आया था। दुर्भाग्यवश वो डूब गया और उसे निकाला गया। तब तक वो बेहोश था। उसे तुरंत तुंगा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता हंसमुख मुथा ने आरोप लगाया कि यह दुर्घटना स्विमिंग पूल में तैनात लाइफगार्ड की लापरवाही के कारण हुई है। उनका कहना है कि यदि समय पर मदद मिल जाती तो उनका बेटा बच सकता था, और इस मामले ने नगर निगम और खेल परिसर के प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। घटना के बाद विधायक नरेंद्र मेहता ने घटनास्थल का दौरा किया और इस पर खेद भी जताया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने प्रशासन से सुरक्षा के मामलों में और कड़े कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। और विरार से पालघर तक के सफर में अब यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जलसार रो सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे विरार से पालघर तक का जो सफर है 70 किलोमीटर का सफर महज 10 मिनट में तय किया जा सकेगा। पहले इस सफर को तय करने में नागरिकों को यानी कि लोगों को करीब 1 से 1.5 घंटे सड़क के रास्ते और लगभग 45 मिनट रेलवे से लगते थे। इस नई सेवा के चलते नागरिकों को समय की बचत होगी और अब वे तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। पालघर में स्थित अधिकांश बड़े कार्यालयों और कार्यस्थलों को ध्यान में रखते हुए यह सेवा शुरू की गई, जिससे दैनिक यात्रा करने वालों को काफी सुविधा जो है वो होगी, और यह कदम स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। और वहीं कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के बाद कर्नाटका पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को उनके बेटे को सौंप दिया है। डीसीपी साउथ ईस्ट सारा फातिमा ने इस घटना को लेकर कहा कि पोस्टमार्टम के बाद हमने शव को उनके बेटे को सौंप दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि अंतिम संस्कार विल्सन गार्डन में किया जाएगा। शव को HSR लेआउट में जनता दर्शन के लिए रखा गया है। सारा फातिमा ने ये जानकारी भी दी कि मामले की जांच जारी है और पुलिस इस घटना के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। और जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश के कारण व्यापक नुकसान भी बड़े पैमाने पर हुआ है। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने बताया कि भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे बंद हो गया और कई स्थानों पर सड़कें ढह गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस आपदा में 3 लोगों की मौत हो गई और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। रमेश कुमार ने बताया कि जिन लोगों को नागरिक क्षति हुई है उन्हें जरूरी सेवाएं मुहैया कराई जा रही है और राहत कार्यों के तहत हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। रमेश कुमार के अनुसार 10 से 12 गांवों को इस प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है और राहत की टीमें स्थिति का आकलन करने में जुटी हुई है। जो सिचुएशन आप खुद देख रहे हैं, जो कल मॉर्निंग मतलब 2:30 से जो शुरू हुआ है, यहाँ से बहुत भारी बारिश हुई है रिकॉर्ड। उस वजह से आप देख रहे हैं कि पूरा रोड साइड में जितनी रोड नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बोल्डर्स हैं, स्लज हैं, रोड भी कहीं पर सिंक होगी, रोड वॉस्ट अवे हो गई है। उसके अलावा लोगों के घरों को नुकसान हुआ, 3 कैजुअलिटी भी हुई है और उसका इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर आप देख रहे काम शुरू किया गया, रोड क्लियरेंस का भी किया गया। जो लोगों को सिविल नुकसान हुआ है, एसेंशियल सर्विसेज का पावर है, राशन है या जल सप्लाई है, वो सब देने की कोशिश की जा रही है। तो अब बारिश अभी बंद हुई है तो असेसमेंट किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी जो होगा वो किया जाएगा। यहाँ पर SDRF, NDRF, इंडियन आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे की पूरी तैयार है और सभी लोगों को
फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।